ओके गुड बाय दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो लॉर्ड कार्लस ने रिसीवर रख दिया। चार्ली के शहर गास्टा की लेबॉर्ट्री बहरहाल ठीक है, जितने कम लोगों को इसका इल्म होगा उतना ही ठीक है। लॉर्ड कार्लस ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और उसी लम्हे पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्ड कार्लस ने तेज लहजे में कहा। स्पेशल चेक पोस्ट से स्टार एजेंट मैडम जेंट की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। जेंट की कॉल कराओ बात। लॉर्ड कार्लस ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि जेंट को उसे बराह रास्त कॉल करना उसके लिए हैरान कुन था कि वो अगर कॉल करती तो आंद्रे को करती। हेलो जेंट बोल रही हूँ। लॉर्ड साहब, स्पेशल चेक पोस्ट से चंद लम्हों बाद एक मोदबाना निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्यों, मुझे कॉल की है, कोई खास बात? लॉर्ड कार्लस ने सख्त लहजे में कहा। लॉर्ड साहब, मैंने मास्टर आंद्रे को कॉल किया लेकिन उनके हेडक्वार्टर में कॉल रिसीव नहीं की जा रही, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है कि मैं स्पेशल चेक पोस्ट छोड़ना नहीं चाहती। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे हेडक्वार्टर कॉल रिसीव ना करने के बारे में बेहद तशवीश हो रही है। अब आप जैसे हुक्म दें, जेंट ने कहा। हेडक्वार्टर में कॉल रिसीव नहीं हो रही, ये कैसे मुमकिन है? लॉर्ड कार्लस ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये सर, मैंने बेहद कोशिश की है, कॉल जा रही है लेकिन अटेंड नहीं की जा रही। मैंने ट्रांसमीटर पर भी कॉल करने की कोशिश की है लेकिन ट्रांसमीटर कॉल भी अटेंड नहीं की जा रही। मैंने ट्रांडा में मौजूद तमाम ग्रुप लीडर्स को ट्रांसमीटर कॉल की है लेकिन कहीं भी कॉल अटेंड नहीं की जा रही। जेंट ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। आप स्पेशल चेक पोस्ट पर रहें, मैं खुद मालूम कराता हूँ, लॉर्ड कार्लस ने कहा और फिर क्रैडल दबाकर उसने मखसूस बटन प्रेस कर दिया। यस लॉर्ड, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। मास्टर आंद्रे के स्पेशल सेक्शन हेडक्वार्टर में कॉल रिसीव नहीं की जा रही। तुम्हारे पास किसी ऐसे आदमी का नंबर है जो हेडक्वार्टर जाकर मालूमात हासिल कर सके और फिर हमें कॉल बैक कर सके? लॉर्ड कार्लस ने कहा। यस मास्टर आंद्रे ने खुद ही मुझे ये नंबर दिया था। ये रॉगर का नंबर है जो हेडक्वार्टर के करीब रेड फ्लाई क्लब का सुपरवाइजर है और मास्टर आंद्रे का खास आदमी है। दूसरी तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। पहले खुद ट्राई करो, अगर कॉल अटेंड ना हो तो रॉगर को कॉल करके हुक्म दो कि वो जाकर खुद चेक करे और फिर मुझे रिपोर्ट दे। लॉर्ड कार्लस ने कहा। यस लॉर्ड, दूसरी तरफ से कहा गया तो लॉर्ड कार्लस ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। आज तो तमाम काम ही हैरत अंगेज हो रहे हैं। पहले एलन ने हैरत अंगेज इत्तला दी और अब जेंट ने हैरान कुन इत्तला दी। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? लॉर्ड कार्लस ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो लॉर्ड कार्लस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस लॉर्ड कार्लस ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। मैंने खुद हेडक्वार्टर कॉल करने की कोशिश की थी जनाब, लेकिन वहाँ कॉल अटेंड नहीं की गई तो मैंने रॉगर को कॉल करके आपका हुक्म दे दिया है। अब रॉगर की कॉल आई है, वो आपसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। कराओ बात। लॉर्ड कार्लस ने कहा। सर, मैं रॉगर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। यस, क्या रिपोर्ट है? क्यों हेडक्वार्टर में कॉल अटेंड नहीं की जा रही? लॉर्ड कार्लस ने पूछा। सर, हेडक्वार्टर में कत्लेआम किया गया है। गेट के करीब 4 मुसल्लह मुहाफिजों की लाशें पड़ी हैं। बरामदे में भी 4 मुसल्लह मुहाफिजों की लाशें मौजूद हैं और मास्टर आंद्रे की लाश स्पेशल मीटिंग रूम के दरवाजे के पास पड़ी है और वहाँ मास्टर आंद्रे के ग्रुप्स की भी लाशें बिखरी पड़ी हैं और हर तरफ फ़ोन और लाशें मौजूद हैं। हेडक्वार्टर का छोटा गेट बाहर से बंद था। तमाम हिफाजती इंतजाम ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। यूँ लगता है किसी ने साइंसी तौर पर तमाम हेडक्वार्टर के तमाम हिफाजती इंतजाम ब्लॉक कर दिए और फिर गेट के लॉक को खोला गया। इसके बाद अंदर जाकर कत्लेआम किया गया। चूँकि हेडक्वार्टर को इंतहाई महफूज समझा जाता था, इसलिए वहाँ मास्टर आंद्रे और इनके किसी साथी के पास भी असलहा नहीं था, इसलिए सब मारे गए। ऑफिस में मास्टर आंद्रे के पर्सनल सेक्रेटरी और ऑफिस सुपरिटेंडेंट समेत 4 अफराद की लाशें पड़ी हैं। रॉगर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? ये सब कैसे मुमकिन है? ये किसने किया है? क्यों किया है? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो? लॉर्ड कार्लस ने हलक के बल हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ सर, सब लाशें मेरे सामने पड़ी हैं। मैं हेडक्वार्टर के फ़ोन से ही कॉल कर रहा हूँ सर, रॉगर ने जवाब देते हुए कहा। वहाँ पुलिस नहीं आई? क्यों वहाँ इस कदर फायरिंग हुई होगी? फिर लॉर्ड कार्लस ने उसी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। सर, मास्टर आंद्रे ने पुलिस हकाम और गवर्नर को कहा हुआ है कि ये उनका हेडक्वार्टर है, यहाँ फायरिंग और इंसानी चीज़ों से खौफजदा ना हुआ जाए, इसलिए सर यहाँ कुछ भी क्यों ना हो जाए, यहाँ पुलिस नहीं आती सर, रॉगर ने कहा। वेरी बैड, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एजेंटों ने वहाँ रेड किया है और मोर्गो का सुपर सेक्शन और इसका चीफ कुछ भी ना कर सका। वेरी सैड, लॉर्ड कार्लस ने कहा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? रॉगर ने डरते डरते पूछा। तुम वापस चले जाओ, मैं जेंट को हुक्म देता हूँ कि वो जाकर बाकी कार्रवाई करेगी, लॉर्ड कार्लस ने कहा और इसके साथ उसने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। यह सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, न जाने ये पाकिस्तानी एजेंट इंसान भी हैं या नहीं, सब उनके मुकाबले में फेल होते जा रहे हैं, लॉर्ड कार्लस ने रिसीवर रखकर हज़ियानी अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उसके ऑफिस का दरवाजा एक धमाके से खुला तो वो बेख्तियार उछल पड़ा और फिर कमरे में दाखिल होते हुए 2 मुसल्लह अजनबियों को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। एक बड़ी जीप हाथी तेज रफ्तारी से जंगल एरिया की स्पेशल चेक पोस्ट, जिसे फॉरेस्ट स्पेशल चेक पोस्ट भी कहा जाता था, की तरफ बड़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान था जबकि साइड सीट पर सफदर बैठा हुआ था। अकबी सीटों पर तनवीर, कैप्टन शकीर, सालिहा और जूलिया बैठी हुई थी। अकबी तरफ खाली जगह में सियारंग के 6 बैग्स रखे हुए थे। इमरान और उसके साथियों ने स्पेशल सेक्शन के हेडक्वार्टर, जिसका इंचार्ज आंद्रे था, पर फुल रेड किया था। वो वहां तक 2 कारों में गए थे, लेकिन ये कारें उन्होंने जनरल पार्किंग में पार्क कर दी थी ताकि ब्लैक रॉक उन्हें वहां से हासिल कर ले। और फिर उन्होंने असलहा की बैग कांधों पर लाते और इस कोठी पर रेड किया जिसमें आंद्रे का हेडक्वार्टर था। इमरान ने तमाम हिफाजती इंतजामात को इंतहाई ताकतवर खसूसी मशीन से ज़ीरो कर दिए जबकि तनवीर ने कॉल बेल दी।
और फिर जैसे ही छोटा फाटक खुला, तनवीर ने कोर्ट के अंदर से मशीन गन निकाली और बाहर आने वाले मुसल्लह मुहाफिज को धकेलता हुआ अंदर ले गया। उसके बाद इमरान और उसके साथी भी तेजी से अंदर दाखिल हो गए। तनवीर ने फाटक के करीब मौजूद 4 मुहाफिजों पर फायर खोल दिया, जबकि इमरान ने सामने बरामदे में मौजूद 4 मुसल्लह अफराद पर फायर खोल दिया, जबकि उसके बाकी साथी पकड़कर दौड़ते हुए इमारत में दाखिल हो गए। तनवीर और इमरान भी उनके पीछे थे। वहां अंदर शायद कोई मीटिंग हो रही थी, क्योंकि इमरान और उसके साथी जब अंदरूनी इमारत में पहुंचे तो 7 के करीब अफराद एक दरवाजे से बाहर निकलकर बैरूनी तरफ को बढ़े चले आ रहे थे, जिन पर कैप्टन शकील, जूलिया और सालिहा ने फायर खोल दिया। चूंकि इनमें से किसी के पास असलहा नहीं था, इसीलिए वो अपना दिफा तक ना कर सके और हलाक हो गए। तनवीर और सफदर इमारत की दोनों साइडों की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो पूरी इमारत में मौजूद तमाम जिंदा अफराद हलाक हो चुके थे। और फिर इमरान ने आंद्रे की ऑफिस की तलाशी ली। उसकी तलाशी में उसे वो फाइल मिल गई जिसमें लॉर्ड कार्लस के हेड ऑफिस के बारे में मुकम्मल तफसीलात मौजूद थी। फाइल के मुताबिक तफसीलात आंद्रे ने दर्ज की थी, क्योंकि वो 4 साल से हेड ऑफिस में सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पर काम कर चुका था। और फाइल के मुताबिक जो फूल प्रूफ हिफाजती साइंसी इंतजामात मेन ऑफिस में किए गए थे, वही आंद्रे ने यहाँ अपने हेडक्वार्टर में इख्तियार किए थे और इनके बारे में तफसीलात फाइल में मौजूद थी। इसके साथ साथ लॉर्ड कार्लस समेत हेडक्वार्टर में मौजूद तमाम अफराद के बारे में भी तफसीलात मौजूद थी। और फिर इस हेडक्वार्टर में मौजूद ये बड़ी और ताकतवर इंजन की जीप उन्होंने हासिल की और वहाँ से बाहर आ गए। अलबत्ता बड़ा फाटक उन्होंने बंद करके छोटे फाटक को बाहर से बंद कर दिया था। और अब इस जीप में सवार व फॉरेस्ट स्पेशल चेक पोस्ट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। जंगल के एरिया में लॉर्ड कार्लस के मेन हेडक्वार्टर के साथ साथ 4 और एक्रीमियन इमारतें भी मौजूद थी, लेकिन वहाँ भी आम आदमी ना जा सकता था, क्योंकि बाकी इमारतों का ताल्लुक भी एक्रीमियन महकमा दफा से था। फाइल के मुताबिक लॉर्ड कार्लस के मेन हेडक्वार्टर को MH कहा जाता था। इमरान साहब, अगर आंद्रे जिंदा हाथ लग जाता तो उससे ज़्यादा मुफीद मालूमात मिल जाती। सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, तनवीर के डायरेक्ट एक्शन का नतीजा तो यही निकलता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बस चलता तो तुम हमें गटरों में घसीटते फिरते, सवाए गटरों के तुम्हें और कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तनवीर ने अपनी तरफ से उसीले लहजे में कहा तो इमरान समेत सब बेइख्तियार हंस पड़े। तनवीर के डायरेक्ट एक्शन की बिना पर ही तो हमने इतनी आसानी से इस हेडक्वार्टर पर कब्जा किया और वो लोग इस तरह मरते चले गए जैसे जहरीली दवा छिड़कने से मक्खियां मरती हैं। जूलिया ने तनवीर की हमायत करते हुए कहा तो तनवीर का चेहरा जूलिया की इतनी सी हमायत पर ही खिल उठा। वो जहरीली दवा तनवीर बन गया और तनवीर को सिवाय मक्खियां मारने की और आता ही क्या है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तनवीर के डायरेक्ट एक्शन की वजह से ही वो मक्खियां बन गए थे, वरना इन जैसे तरबियत याफ्ता अफराद इस कदर आसानी से ना मारे जा सकते थे। जूलिया ने इस बार खुलकर तनवीर की हमायत करते हुए कहा तो तनवीर का चेहरा मसरत की शिद्दत से तमतमा उठा। इमरान साहब, फाइल से क्या मालूम हुआ है? सफदर ने कहा। वो शायद इमरान को इस टॉपिक पर मजीद बात करने से रोकना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि इमरान ने बात करने से बाज नहीं आना और मामलात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। फाइल से बहुत कुछ मालूम हो गया है। आंद्रे अगर जिंदा रहता तो शायद इतना भी ना बता सकता। इमरान ने जवाब दिया कि लॉर्ड कार्लस की इस मैन हेड ऑफिस के बारे में बैरूनी और अंदरूनी तफसीलात भी दी गई हैं या नहीं? सफदर ने पूछा। ये एक बंद इमारत है जिसका गेट दाएं हाथ पर है और इस इमारत में भी वैसे ही साइंसी हिफाजती इंतजामात हैं जैसे आंद्रे के हेडक्वार्टर में थे, इसीलिए तो मैं वो ताकतवर मशीन साथ ले जा रहा हूँ। इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, अगर डॉक्टर हेराल के बारे में लॉर्ड कार्लस को भी मालूम ना हुआ तो फिर? सालिहा ने कहा। फिर कुछ और सोचेंगे। बहरहाल कोशिश करना तो फ़र्ज है, क्योंकि ये बात तस्दीक शुदा है कि अगवा के बाद डॉक्टर हेराल को यहाँ टोरंडो में देखा गया है। दूसरी बात यह है कि उसे आंद्रे से मिलाने के लिए तो यहाँ ना लाया गया होगा और वो लाजमन लॉर्ड कार्लस से मिला होगा और फिर लॉर्ड कार्लस ने उसे कहीं भिजवाया होगा। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। फिर एक मोड़ मुड़ते ही उन्हें दूर से फिजा में ऊंचा एक सुर्ख रंग का झंडा लहराता हुआ दिखाई देने लग गया। उसके साथ ही जंगल जो दूर दिखाई दे रहा था अब हासा करीब नजर आ रहा था। होशियार, हमने इस चेक पोस्ट पर मौजूद तमाम अफराद को बगैर किसी तवक्कुफ के हलाक करना है। मशीन गने ले लो और जैसे ही मैं जीप रोकूं तुम सब ने तेजी से नीचे उतरकर फायर खोल देना है। इमरान ने कहा तो सब चौंक पड़े और फिर इन सब ने अपने अपने कोटों के अंदर छुपाई हुई मशीन गन्ने बाहर निकाले और उनके मैगजीन चेक करके उन्हें अपने घुटनों पर रख लिया। थोड़ी देर बाद जंगल के गिर्द हारदार तार का जाल दाएं तरफ जाता दिखाई दिया और फिर एक चेक पोस्ट नजर आने लग गई। ये चेक पोस्ट 2 बड़े बड़े कमरों पर मुश्तमिल थी। इन कमरों की छतों पर भी हैवी मशीन गन्ने नजर आ रही थी, जब इनके इन दोनों कमरों के बाहर भी 6 मुसल्लह अफराद बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़े थे, जबकि सड़क पर मौजूद रुकावट के दोनों तरफ में मशीन गनों से मुसल्लह 3-3 अफराद बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़े थे। तनवीर एक्शन होगा और इंतहाई तेज रफ्तारी से होगा। इन्हें संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना हम में से कोई ना कोई उनके हाथों खत्म भी हो सकता है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहे इमरान साहब, हमें माहौल का पूरा एहसास है। सफदर ने कहा। इतनी देर में जीप इस रुकावट के करीब जाकर रुक गई। जीप रुकते ही उसके दरवाजे खुले और इसके साथ ही इमरान और उसके साथी उछलकर नीचे उतरे और फिर माहौल मशीन गनों की फायरिंग और इंसानी चीखों से गूंज उठा। इमरान और उसके साथी वाकई छलावा बने हुए थे। इमरान के साथियों ने बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद का खात्मा किया तो इमरान ने बाहर निकलते ही छतों पर मौजूद हैवी मशीन गनों के पीछे उभर आने वाले सरों को निशाना बना लिया। शायद वो जीप को मजीद आगे बढ़कर देखने लगे थे कि कौन आया है। तनवीर और कैप्टन शकील दोनों कमरों की तरफ दौड़े और फिर थोड़ी ही देर बाद स्पेशल चेक पोस्ट पर मौजूद तमाम अफराद जिंदा लाशों में तब्दील हो चुके थे। एक कमरे में 3 लड़कियां भी मौजूद थी जो जूलिया के हाथों मारी गई थी, क्योंकि जूलिया ही इस कमरे में पहुंची थी।
थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर जीप में बैठे जंगल में आगे बढ़े चले जा रहे थे। ये सड़क घने जंगल के अंदर बनी हुई थी। ये लड़कियां वहाँ क्या कर रही थी? जूलिया ने कहा, जो कुछ हम जीप में कर रहे थे यानी बातें। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया और सब साथी बेइख्तियार हंस पड़े। जीप ने अभी कुछ फासला तय ही किया था कि सड़क आगे से बंद हो गई और साइडों पर जाती दो सड़कें दिखाई देने लगी। इमरान ने दाएं हाथ पर जाने वाली सड़क पर जीप मोड़ दी। सड़क के दोनों तरफ में हारदार तारों का जाल साथ साथ चला जा रहा था। उसका मकसद दरिंदों और जानवरों को फौरी और अचानक सड़क पर पहुंच जाने से रोकना था। फिर चंद लम्हों बाद दूर से काफ़ी बड़ी इमारत नजर आने लग गई। इस इमारत का जहाजी साइज का फाटक बंद था और वहां बाहर कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ हमने बेहोश कर देने वाली गैस फायर करनी है, लेकिन अंदर दाखिल होते ही दोनों काम बैक वक्त करने हैं। गैस फायर करनी है और साथ ही बाहर मौजूद अफराद का खात्मा भी करना है ताकि लॉर्ड कार्लस को जिंदा पकड़ा जा सके, इमरान ने कहा। इमरान साहब, चेक पोस्ट पर होने वाली तबाही की खबर जल्द फैल जाएगी और हो सकता है कि यहाँ क्रीमियन फौज पहुंच जाए, क्योंकि जंगल में क्रीमिया के दिफा से मुतल्लिक इमारतें भी मौजूद हैं, इसलिए हमें तेज़ तरीन कार्रवाई करना है, सफदर ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। इस पहलू पर तो मेरा जहन नहीं किया था। ठीक है, हम बेहोश कर देने वाली गैस की बजाय ऐसी कार्रवाई करेंगे जो आंद्रे के हेडक्वार्टर में की गई थी, लेकिन असल बात लॉर्ड कार्लस को जिंदा पकड़ना है, इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाए, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। लॉर्ड कार्लस लाजमन किसी साउंड प्रूफ ऑफिस में बैठा होगा। ऐसे लोग बगैर किसी अच्छी ज़रूरत के ऑफिस से बाहर निकलना अपने लिए कसरे शान समझते हैं, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो बंद इमारत करीब आ गई। इमरान ने इमारत के गेट से काफ़ी पहले जीप रोक दी, क्योंकि उसके जहन में यह खदशा मौजूद था कि इमारत के अंदर से भी बाहर का नज़ारा किया जा सकता है। ऐसी सूरत में दीवार के अंदर मौजूद किसी सुराख से मिसाइल फायर करके जीप को उड़ाया जा सकता है, इसीलिए एहतियातन जीप को काफ़ी फासले पर उसने रोक दिया। चलो उतरो, हमने बिखर कर अंदर जाना है, वो मशीन भी उठा लो, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही सबने अपनी तरफ मौजूद थैले उठाकर अपनी अपनी पुश्त पर बांधे और फिर बड़ा बैग जिसमें साइंसी इंतजामात को जीरो करने वाली मशीन मौजूद थी वो भी उठा लिया गया। जीप से नीचे उतरकर वो बिखर कर तेजी से इमारत के अंदर गेट की तरफ बढ़ने लगे। हर तरफ खामोशी थी, अलबत्ता दूर से जंगल में से कभी कभी जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे जाती थी। बड़ा बैग सफदर ने दोनों हाथों से उठाया हुआ था। इमरान ने उससे बैग लिया और उसकी जिप खोलकर उसके अंदर मौजूद मशीन निकालकर खाली थैला सफदर की तरफ बढ़ा दिया। वो सब इस वक्त गेट से हाथ से फासले पर थे। इमरान ने मशीन को दीवार की जड़ में दीवार के साथ लगा कर रखा और फिर इसमें मौजूद दो तारे निकालकर उनके सरों पर मौजूद चिपक जाने वाले स्टिकर उसने दीवार के साथ लगा दिए। दोनों स्टिकर दीवार के साथ चिपक गए तो उसने मशीन को ऑन कर दिया। मशीन पर एक सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा और मशीन में से जू जू की हल्की हल्की आवाज़ें निकलने लगी। चंद लम्हों तक ऐसा होता रहा, फिर सुर्ख रंग का बल्ब एक चमकी से सब्ज रंग का हो गया और जू जू की आवाज़ें भी सुनाई देना बंद हो गई। लो भाई, अंदर के सारे साइंसी आलात तो ब्लॉक हो गए, अब बाकी हमारी कार्रवाई रह गई, इमरान ने आहिस्ता से कहा। और फिर इस मशीन को वहीं इस हालत में छोड़कर उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फाटक की तरफ बढ़ गया। इमरान ने फाटक के अंदर बनी हुई खिड़की के की होल पर मशीन पिस्टल की नाल रखी और फिर हाथ सख्ती से दबाकर उसने ड्रैगर दबा दिया। उसके हाथ को खासा जोरदार झटका लगा, लेकिन लॉक के परहजे उड़ गए और इमरान ने लात मारकर इस छोटी खिड़की को खोला और उछलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे उसके साथी भी अंदर आ गए। वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था, अलबत्ता फाटक के साथ बने हुए कमरे में एक आदमी बाहर की तरफ लपकता हुआ नजर आया। वो शायद धमाके की आवाज़ सुनकर इस बारे में मालूम करने बाहर आ रहा था, लेकिन इमरान की फायरिंग की वजह से चीखता हुआ सीढ़ियों पर गिरकर पलटकर नीचे ज़मीन पर आ गिरा। जबकि इमरान फायर करने के बाद वहां रुका नहीं, बल्कि तेज़ी से दौड़ता हुआ सामने मौजूद इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। उसके बाकी साथी तेज़ी से बिखर कर इमारत की तरफ दौड़े चले जा रहे थे और फिर इससे पहले कि वो इमारत तक पहुंचते अचानक दीवार में एक ताज का सा नमूदार हुआ और उसमें से मशीन गन की नाल बाहर को आती दिखाई दी और उसके बिल्कुल सामने दौड़ती हुई जूलिया और सालिहा में से सालिहा ने हाथ ऊंचा किया और दूसरे लम्हे गोलियों की बारिश इस बाहर निकली हुई मशीन गन की नाल पर इस तरह पड़ी कि उसके परहजे उड़ते चले गए, जबकि सालिहा रुकी नहीं बल्कि दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। उसी लम्हे इमारत के अंदर से फायरिंग और इंसानी चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। इमरान और सफदर दौड़ते हुए एक राहदारी में बड़े चले जा रहे थे कि अचानक साइड पर मौजूद बंद दरवाज़ा यकलहत खुला। तो इमरान ने जंप लगाया और दूसरे लम्हे वो दरवाजे पर मौजूद एक मुसल्ला आदमी को लिए फर्श पर जा गिरा। नीचे गिरकर इमरान इस तरह उछलकर उठा जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग लगे हुए हों और उठते ही उसने कमरे में पहले से मौजूद आदमी की गर्दन पर पैर रखकर उसे मोड़ दिया। बोलो, लॉर्ड कार्लस कहाँ है? इमरान ने दबाव कम करते हुए कहा। वो अपने ऑफिस में है। इस आदमी के मुंह से हरहराहट भरी आवाज़ निकली और फिर इमरान ने चंद लम्हों बाद लॉर्ड कार्लस के ऑफिस का रास्ता और अंदर के बारे में मालूम कर लिया। तो उसने पैर को दबाकर झटका दिया तो इस आदमी का जिस्म एक बार फिर उछला और फिर नीचे गिरकर वो साकत हो गया। आओ सफदर, हमने इस लॉर्ड कार्लस को कवर करना है और तनवीर और बाकी साथी यहाँ मौजूद हर शख्स को हलाक कर दें, इमरान ने कहा और तेज़ी से कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दौड़ते हुए इस तरफ को बढ़ गए जिधर लॉर्ड कार्लस का ऑफिस था। इतनी गड़बड़ का उसे पता ही नहीं चल सका, हैरत है, सफदर ने इमरान के साथ दौड़ते हुए कहा। ये सारा कमाल साउंड प्रूफिंग का है। अपनी सहूलत के लिए साउंड प्रूफ ऑफिस बनाए जाते हैं और फिर वही उनके गले का फंदा बन जाते हैं, इमरान ने जवाब दिया और इस पर सफदर ने इस बात में सर हिला दिया।
लॉर्ड कार्लस को बेहोश करना है ताकि फिर इत्मीनान से इससे लेबॉर्ट्री के बारे में पूछगिछ की जा सके, इमरान ने कहा। तो सफदर ने एक बार फिर इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों एक मखसूस अंदाज के बने हुए दरवाजे के सामने रुक गए। इस दरवाजे का रंग गहरा सुर्ख था और यही निशानी इमरान को बताई गई थी। ये सुर्ख रंग का दरवाज़ा अजीब सा नहीं लगता? सफदर ने दरवाजे के सामने रुकते हुए कहा। हो सकता है कि लॉर्ड साहब समझते हों कि सुर्ख रंग उनका लकी रंग है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही आगे बढ़कर उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात मारी और भारी दरवाज़ा एक धमाके से खुला और इमरान और सफदर दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। अंदर बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे बैठा हुआ भारी जिस्म और चौड़े चेहरे वाला आदमी की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। फिर इससे पहले कि वो संभलता, इमरान ने बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन का दस्ता उसके सर पर मार दिया और लॉर्ड कार्लस चीखता हुआ साइड पर हुआ। और फिर जैसे ही एक झटके से वो दोबारा सीधा हुआ, इमरान ने दूसरी ज़रब लगा दी और इस बार लॉर्ड कार्लस के हलक से हल्की सी चीख निकली और वो ढलक कर कुर्सी पर ही गिर पड़ा। दूसरी भरपूर ज़रब ने उसे बेहोश कर दिया था। चाली के शहर गास्टा में वाक़ लेबॉर्ट्री के एक ऑफिस में लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर विलियम कुर्सी पर बैठे हुए एक फाइल के मुतालिया में मसरूफ थे कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बाज उठी तो उन्होंने चौंक कर सर उठाया। पहले एक नज़र फ़ोन की तरफ देखा जैसे कन्फर्म कर रही हूँ कि वाकई इंटरकॉम की ही घंटी बजी है, और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। डॉक्टर विलियम बोल रहा हूँ, डॉक्टर विलियम ने संजीदा लहजे में कहा। डॉक्टर हेराल बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से कार्बन साइंसदान डॉक्टर हेराल की आवाज़ सुनाई दी तो डॉक्टर विलियम बेइख्तियार चौंक पड़े। आप हैरियत कैसे कॉल की है? डॉक्टर विलियम ने कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा। मैं आपसे मुलाकात चाहता हूँ, क्या आप मुझे वक्त देंगे? दूसरी तरफ से डॉक्टर हेराल ने कहा। हाँ क्यों नहीं, आप ऑफिस में आ जाएं अभी। आप हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और हम सब दिल से आपकी कदर करते हैं, डॉक्टर विलियम ने जवाब देते हुए कहा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर विलियम, मैं हाजिर हो रहा हूँ, डॉक्टर हेराल ने कहा। और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो डॉक्टर विलियम ने रिसीवर रख दिया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी परेशानी के तासुरात उभर आए थे क्योंकि उसे मालूम था कि लेबॉर्ट्री में डॉक्टर हेराल ने सेक्रेटरी साइंस लॉर्ड विल्सन को फ़ोन करके अपने खिलाफ लेबॉर्ट्री के साइंसदानों के रवैये की शिकायत की थी, जिस पर सेक्रेटरी साइंस लॉर्ड विल्सन ने लेबॉर्ट्री पर आए तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी थी ताकि डॉक्टर हेराल से सबका रवैया बेहतर हो जाए। इससे उन्हें डॉक्टर हेराल की अहमियत का सही मानों में एहसास हुआ था। इसलिए उनकी हताल वसा यही कोशिश होती थी कि डॉक्टर हेराल को उनसे कोई शिकायत पैदा ना हो। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और डॉक्टर हेराल अंदर दाखिल हुए तो डॉक्टर विलियम ने उठकर उनका इस्तकबाल किया। तशरीफ़ रखें, डॉक्टर विलियम ने मुसाफिया करने के बाद एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। शुक्रिया डॉक्टर विलियम, डॉक्टर हेराल ने कहा और मेज़ की साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गए। फरमाइए क्या मसला दरपेश है? डॉक्टर विलियम ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। डॉक्टर विलियम, आप और आपके साथ ही तमाम हत्ता के लेबॉर्ट्री का छोटा अमला सब लेबॉर्ट्री से बाहर जाते रहते हैं, आप भी बाहर जाते रहते हैं, लेकिन मुझ पर पाबंदी है कि मैं लेबॉर्ट्री से बाहर नहीं जा सकता। ये मेरे लिए रहनी कोफ्त का बायस भी बन रही है और मुझे तफरीह का मौका भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मेरे अंदर जहनी दबाव और परेशानी पैदा हो रही है, डॉक्टर हेराल ने कहा। देखिए डॉक्टर हेराल, आप अपनी पोजीशन को खुद से हमसे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तानी एजेंट आपको वापस ले जाने के लिए काम कर रहे हैं और ये तो मुझे मालूम है कि आप आसुद यहूदी काज के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आपने इस बात पर इसरार किया कि आपको अगवा करके ले जाने का ड्रामा किया जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका मकसद अपना तहफ़्फ़ुज़ था कि अगर कार्बन हुकूमत आपको वापस ले जाती है तो आप पर कोई हर्फ ना आए और आपको कार्बन का गद्दार ना समझा जाए, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि दुश्मन आप तक पहुँच सकें। ऐसी सूरत में आपका बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, कोई भी आदमी आपको पहचान सकता है। इस तरह आपकी यहाँ मौजूदगी की इत्तला दुश्मनों तक पहुँच सकती है और इसीलिए आप पर पाबंदी लगाई गई है, वरना हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, डॉक्टर विलियम ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन इस तरह इसका कोई हल होना चाहिए। अब मैं बाकी ज़िंदगी इस तरह कैद में तो नहीं गुजार सकता। आखिर मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मेरे जज्बात भी हैं, मुझे भी वो सब कुछ चाहिए जो एक इंसान की ख्वाहिश होती है, डॉक्टर हेराल ने जवाब देते हुए कहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि आपके जहन में इसका क्या हल है? डॉक्टर विलियम ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैंने इस पर बहुत सोचा है, मेरे जहन में इसका एक हल आया तो है, डॉक्टर हेराल ने कहा। कौन सा हल बताएं? डॉक्टर विलियम ने चौंक कर कहा। मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई जाए, जिससे चेहरा बदल जाए तो फिर मुझे कोई ना पहचान सकेगा और मैं इत्मीनान से लेबॉर्ट्री में काम भी करता रहूँगा और नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी भी गुजारता रहूँगा, डॉक्टर हेराल ने कहा। ओ वाकई आप इंतहाई ज़हीन आदमी हैं, ये वाकई काबिल अमल तजवीज़ है। मेरे जहन में ये पहलू आया ही नहीं था, लेकिन इसके माहिर को वेलिंगटन से बुलवाना पड़ेगा। यहाँ गास्टा में तो ऐसा कोई माहिर शाहिद ना मिले, डॉक्टर विलियम ने कहा। मंगवाएं और जितनी जल्द मुमकिन हो सके मंगवाएं, डॉक्टर हेराल ने कहा। 1 मिनट में मालूम करता हूँ, डॉक्टर विलियम ने कहा। फिर फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस टाउन क्लब, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर विलियम बोल रहा हूँ, हेनरी से बात कराओ, डॉक्टर विलियम ने कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो हेनरी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर विलियम बोल रहा हूँ, लेबॉर्ट्री से, डॉक्टर विलियम ने कहा। ओ यस डॉक्टर साहब, हुक्म, हेनरी ने इस बार कदरे मोतबाना लहजे में कहा। क्या यहाँ गास्टा में कोई माहिर प्लास्टिक सर्जन भी मौजूद है? मैंने माहिर कहा है, डॉक्टर विलियम ने कहा। आपको प्लास्टिक सर्जरी की क्या ज़रूरत पड़ गई है? हेनरी ने कदरे बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। ज़रूरत है तो पूछ रहा हूँ, डॉक्टर विलियम ने कदरे नाराज़ से लहजे में कहा। शायद वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर हेराल के सामने दूसरी तरफ से ऐसी बेतकल्लुफ़ी जाहिर की जाए,
लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं रहा था कि डॉक्टर हेराल्ड तो काफ़ी फासले पर हैं और जाहिर है वो हेनरी की आवाज़ सुन ही नहीं सकते। एक माहिर है डॉक्टर डोनाल्ड, बड़े तवील अरसा तक वो वेलिंगटन में प्रैक्टिस करता रहा है और वहाँ के चंद टॉप प्लास्टिक सर्जनों में उसका शुमार होता है। वो चूँकि आबाई तौर पर गास्टा का रहने वाला है, इसीलिए अपने आबाई इलाका में रहने का उसने सोचा और फिर वो 10 साल पहले यहाँ शिफ्ट हो गया। उसकी महारत का तो एक ज़माना कायल है। हेनरी ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओह वेरी गुड, कहाँ है उनका क्लिनिक? डॉक्टर विलियम ने मुसरत भरे लहजे में कहा। फेयर कॉलोनी में उसकी रिहाइश का है और अस्पताल भी उसकी कोठी के अंदर है। वो हमारे क्लब के पुराने ग्राहक हैं और मेरे उनसे ज़ाती मुरासिम हैं। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करके आपका तारुफ करा दूँ, हेनरी ने कहा। उनका एड्रेस भी बता दो और फ़ोन नंबर भी, उनसे मेरा तारुफ भी करा दो, फिर मैं उनसे फ़ोन पर बात करके उनसे वक्त ले लूँगा, डॉक्टर विलियम ने कहा। तो हेनरी ने डॉक्टर डोनाल्ड का एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दिया, जो डॉक्टर विलियम ने सामने मौजूद पैड पर लिख लिया। मैं उनको फ़ोन करके फिर आपको फ़ोन करता हूँ, हेनरी ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर विलियम ने रिसीवर रख दिया। आप पर वाकई किस्मत मेहरबान है डॉक्टर हेराल्ड, डॉक्टर विलियम ने रिसीवर रख कर मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ है? डॉक्टर हेराल्ड ने पूछा। तो डॉक्टर विलियम ने हेनरी से होने वाली बातचीत की तफसील बता दी। तो डॉक्टर हेराल्ड का चेहरा चमक उठा। उसे यकीन हो गया था कि अब जब उसका चेहरा मुस्तकिल तौर पर बदल जाएगा तो फिर बतौर डॉक्टर हेराल्ड उसे कोई ना पहचान सकेगा और वह आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाएगा। वसी और इस कमरा ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। महागनी बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग चेयर पर एक चौड़े जिस्म और लंबे कद का आदमी ग्रे रंग का सूट पहने बैठा था। उसके चेहरे पर सफ़ेद रंग की बड़ी बड़ी मूंछें थी। चेहरे पर सख्ती और सफाकी के तासुरात इस तरह नुमायां थे जैसे वो अभी अभी कई अफराद को हला करके ऑफिस में आया हो। इन पाकिस्तानी एजेंटों को हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए। ये लोग अब मॉर्गों के लिए रोज़ बरोज़ खतरनाक से खतरनाक बनते जा रहे हैं, इस आदमी ने खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। और उसी लम्हे मेज़ पर सुर्ख पड़े हुए सुर्ख रंग के फ़ोन की मुतन्नम घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इस आदमी ने इंतहाई सख्त और सर्द लहजे में कहा। ट्रांडा से विलियम की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। विलियम, वो कौन है? चीफ ने झटकेदार लहजे में कहा। वो फॉरेस्ट स्पेशल चेक पोस्ट का इंचार्ज है चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया।